उत्तराखंड के सीएम रावत के दिल्ली पहुंचने के साथ ही सूबे में कैबिनेट में फेरबदल के कयास तेज। कुछ नए चेहरों को मिल सकती है तरजीह। रावत कैबिनेट में एक सीट है खाली। देहरादून में सीएम रावत ने मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना का किया शुभारंभ। तीर्थ यात्रियों की 4 बसों को दिखाई हरी झंडी। सरकार इस योजना के जरिए 25,000 यात्रियों को एक धाम यात्रा निःशुल्क कराने का रखा है लक्ष्य। और यूपी सरकार के दावों की खुली पोल। लखनऊ के किंग जॉर्ज विश्वविद्यालय के न्यूरोलॉजी विभाग का हाल खस्ता। भर्ती होते वक्त मरीजों और तीमारदारों से घर से लाने को कहा जाता है पंखा। नमस्कार, साधना न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुदामा रॉय। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत के दिल्ली पहुंचने के साथ ही सूबे में मंत्रिमंडल में फेरबदल के कयास लगाए जाने लगे हैं। प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय के साथ सीएम की आलाकमान से मुलाकात के बाद माना जा रहा है कि जल्द ही कैबिनेट में फेरबदल किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इसी फेरबदल पर आलाकमान का मुहर लगवाने के लिए सीएम दिल्ली गए हैं। दरअसल हरीश रावत मंत्रिमंडल की एक सीट अभी भी खाली है। इस सीट के लिए कांग्रेस के नेताओं के बीच जोर आजमाइश चल रही है। हालांकि माना जा रहा है कि कैबिनेट से कुछ मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है और कई नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। कयास तो इस बात की भी लगाई जा रही है कि पीडीएफ के कोटे पर भी कैंची चल सकती है। हालांकि पीडीएफ सरकार के साथ बनी रहेगी। वैसे काफी समय से कांग्रेस के अंदर से ही ये बातें उठ रही थी कि कैबिनेट में फेरबदल होना चाहिए, वो भी परफॉर्मेंस के आधार पर। फिलहाल इस मामले पर सरकार के मंत्री गोलमोल जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन ये बातें तय है कि कुछ मंत्रियों को हटाया जा सकता है तो कुछ नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल भी किया जा सकता है। तो मुख्यमंत्री जी दिल्ली में हैं, इस बारे में मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन अगर दिल्ली तो शासन के और सरकार के कामों के लिए भी जाते हैं। रही बात फेरबदल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन ये होना चाहिए कि व्यक्ति की परफॉर्मेंस के आधार पर निर्णय लिया जाए। देखिए, क्योंकि ये माननीय मुख्यमंत्री और पार्टी हाईकमान का अधिकार है और निश्चित रूप से क्योंकि एक पद रिक्त है और ये माननीय मुख्यमंत्री को और पार्टी हाईकमान को विचार करना है कि वो इस पर कब निर्णय लेते हैं। देखिए, क्योंकि ये माननीय मुख्यमंत्री और पार्टी हाईकमान का अधिकार है और निश्चित रूप से क्योंकि एक पद रिक्त है और ये माननीय मुख्यमंत्री को और पार्टी हाईकमान को विचार करना है कि वो इस पर कब निर्णय लेते हैं। और चर्चा करने के लिए सीधे रुख करेंगे देहरादून स्टूडियो, जहां पर मौजूद हैं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता दीप वोरा साहब। बहुत बहुत स्वागत है दीप जी। तो मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द हो सकता है, खाली पड़े पद पर भी अब किसी नए चेहरे को देखा जा सकता है। सवाल कई हैं, पीडीएफ से भी किनारा काटा जा सकता है, कुछ लोगों पर कैंची चल सकती है। क्या कुछ सच्चाई है? ऐसी चर्चाएं हैं। जोशी दीप साहब जी, सुदामा जी नमस्कार। जी नमस्कार। देखिए, ऐसा है, स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी जो हमारे मंत्री थे, उनके निधन के बाद एक मंत्री पद रिक्त है और माननीय हरीश रावत जी और माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय जी पहले ही अपने वक्तव्य और बाइट में कह चुके हैं कि जो हाईकमान फैसला करेगा और तब रिक्त पद जो है हमारा उसे भरा जाएगा। साथ ही आपने पीडीएफ की बात करी और इसमें हमारे जितने भी वरिष्ठ नेतागण हैं, हाईकमान है, उन्होंने साफ कह दिया कि ये अभी एक कयास है और ये मुमकिन लगता नहीं। लेकिन मीडिया बार बार वरिष्ठ नेताओं से पूछती है और वरिष्ठ नेता बार बार ये कहते हैं कि वो जब हमारी एक चुनौती थी और चुनौती के साथी हैं और उस चुनौती के साथ उन्होंने हमारा साथ दिया है, तो एक कयास लगाए जाते हैं मीडिया की तरफ से। और मीडिया भी ये मीडिया का भी अपना एक नजरिया है, लेकिन जो एक रिक्त पद खाली पड़ा है, निश्चित तौर पे जब हाईकमान हमारे उत्तराखंड के हाईकमान को कहेगा तो रिक्त पद भी भरा जाएगा। जी वोरा साहब, कयास क्या लगाए जा रहे हैं? क्या ममता राकेश का भी नाम आगे हो सकता है या वरीयता के आधार पर कुछ और दूसरे नेता हैं जो दावेदार हैं? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा और आपको भी ये निश्चित तौर पे पता है कि हमारी कांग्रेस पार्टी में बहुत ही वरिष्ठ विधायक आज भी मौजूद हैं
और हाईकमान जिसका भी नाम तय करेगा वो सर्वमान्य होगा। मसलन एक सदी पुरानी हमारी पार्टी है, एक सिस्टम है पार्टी जी। का। मसलन कुछ बताएं, कुछ प्राथमिकताएं बताएं, कौन कौन है जो रेस में आगे हो सकते हैं, जिनकी दावेदारी प्रबल है, मजबूत है। देखिए मैं तो किसी दावेदार को अधिकृत मैं नहीं हूं कि मैं उसका नाम ले सकूं, लेकिन हमारा काम है कि हम अपनी पार्टी की बात रखें। और आपने अगर हमें कहा है तो निश्चित तौर पे बहुत वरिष्ठ विधायक हमारे बीच में है और एक पद खाली है, एक रिक्त पद खाली है। और जैसे ही हाईकमान का जिस विधायक को बनाने का, मंत्री पद बनाने का घोषणा करेगी तो निश्चित तौर पे ये रिक्त पद भी भर जाएगा जी। लेकिन मुख्यमंत्री हरीश रावत को बहुत सोच समझकर कदम आगे बढ़ाना पड़ रहा है। फूंक फूंक कर वो कदम आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उन्हें नाराजगी भी झेलनी पड़ सकती है, पार्टी में फूट की स्थिति भी हो सकती है, कुछ लोग नाराज हो सकते हैं। आला कमान ने मुहर लगा दिया है। कहा यह जा रहा है कि हरीश रावत ने जिन नामों को गिनाया था उसमें से एक नाम पर मुहर लग चुका है। सवाल यह है कि क्या पार्टी में अभी भी जिस तरह की मतभेद है, जिस तरह की बातें सामने आती हैं, क्या इस पर अब विराम लग जाएगा? एक पद रिक्त जो खाली पड़ा है उसको भरने के बाद क्या यह विराम लग जाएगा? देखिए, ये जो पद रिक्त हुआ है और हमारे स्वर्गीय मंत्री जी सुरेंद्र राकेश का निधन हुआ है, तब ये पद रिक्त हुआ है। और ऐसी दुर्घटना जब हुई है तो निश्चित तौर पे और भी विधायक हैं, वरिष्ठ विधायक हैं, और पार्टी हाईकमान जिस नाम को तय करेगा और वो नाम जब सामने आ जाएगा तो अपनी मंत्री पद की शपथ ग्रहण समारोह होगा और उसमें वो अपनी मंत्री पद की शपथ ले लेंगे जी। और इसमें आप देखेंगे कि आने वाले समय में, जैसे आपने कहा कि माननीय हरीश रावत बहुत फूक फूक के कदम रख रहे हैं, निश्चित तौर पे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उनके अंदर एक बहुत ही सहनशीलता है। बड़े अच्छे कदम उन्होंने उत्तराखंड के लिए और उत्तराखंड की जनता के लिए उठाए हैं। निश्चित तौर पे ये काम भी वो बहुत ही सलीके से करेंगे और आने वाले समय में उत्तराखंड जनता के लिए बड़ा सुखद होगा जी। लेकिन सोच समझकर कदम उठाने में कहीं ना कहीं डर जैसी बात का भी आभास होता है कि पार्टी में कुछ पुराने नेता नाराज ना हो जाएं। देखिए कि मैंने पहले भी अपने आपको वक्तव्य में कहा कि ये जो पद रिक्त हुआ है ये बड़ी एक दुर्घटना हुई है कि इतनी बीमारी के बाद उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, माननीय सुरेंद्र राकेश जी ने, और उसके बाद ये पद रिक्त होने के बाद हमारे पास इतने वरिष्ठ विधायक हैं और बहुत अच्छे विधायक हैं, तेज तर्रार विधायक हैं सारे, और कईयों को तो पिछले दौर पे मंत्री पद भी उनके पास रहा है। लेकिन हमारे यहाँ सिस्टम है, एक सदी पुरानी हमारी पार्टी है, जो हाईकमान तय करेगा उसका नाम आगे आ जाएगा जी। सवाल एक ये भी है, ममता राकेश का बयान भी आपने सुना होगा। उन्होंने ये कहा कि भगवानपुर की जनता ने उन्हें इसलिए वोट किया था कि वो मंत्री बने। उन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दी थी। इसका मतलब क्या है? देखिए, ममता राकेश जी का ये अपना एक पर्सनल जो भी उन्होंने बाइट दी होगी मीडिया के समक्ष, लेकिन मैं मानता हूं कि वो कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव लड़ी हैं और पूरी कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने और ममता राकेश जी के परिवार ने बहुत अच्छा वहां पे काम किया है। उसी के परिप्रेक्ष्य में जहां भाजपा कह रही थी कि भैया हम ये सीट जीत रहे हैं, उनके सांसद महोदय ने ये कहा कि हाईकमान को अपने कहा कि हम सीट जीत रहे हैं, हम इतने अच्छे मार्जिन से वहां सीट जीते हैं। उसमें एक ये भी भावना थी कि माननीय मंत्री जी का स्वर्गवास हो चुका था और एक संवेदना रहती है पीछे से, और उसका पूरा लाभ ममता राकेश जी को मिला। बहुत ही कर्मठ महिला है और ये सब मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये हाईकमान तय करेगा। हर विधायक चाहता है, हर आदमी की अपनी महत्वाकांक्षा राजनीति में होती है, और अगर उन्होंने अपनी कोई बात रखी है तो हाईकमान के आगे रखी है। अब ये हाईकमान फैसला करेगा किसको मंत्री पद देना है या नहीं देना। जी। पूरे लोकसभा चुनाव से लेकर अगर अभी तक बात करें, कई राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए, अगर कहीं से कोई आशा की किरण दिखती है कांग्रेस के लिए, कहीं से कोई खुशखबरी आती है, तो वो सिर्फ एक राज्य है, वो उत्तराखंड। तमाम उपचुनाव में कांग्रेस को जीत हासिल हुई है। बावजूद इसके अभी भी वो पोजीशन हासिल करते नजर नहीं आ रहे हरीश रावत साहब। आपको लगता है कि उनकी बातों पर गौर फरमाएंगी आला कमान, यानी सोनिया गांधी उनकी बातों पर ही मोहर लगाएंगी, या फिर उनकी राय से भी इतर राय हो सकती है? जरा ये भी क्लियर करें, इस पर भी थोड़ा चर्चा करें। देखिए, हरीश रावत जी बहुत ही वरिष्ठतम इस देश के नेता हैं। उन्होंने
उन्होंने जमीन से जुड़ के काम किया है और बहुत ही जमीनी हकीकत को वो जानते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में वो बार बार ये कह रहे हैं कि मैं तो मंत्री पद पर बिल्कुल तैयार हूँ, हाईकमान जब हमें कहेगा हम उस पद को भर देंगे। जी। अभी आपने जैसा कहा कि पूरे राज्यसभा के बाद जो भी लोकसभा के चुनाव के बाद जितने भी चुनाव हुए उसमें उत्तराखंड में हमने 3 सीटों में जीत हासिल करी। क्या ये आपको नहीं लगता कि माननीय हरीश रावत जी ने जो काम किया है उसी परिप्रेक्ष्य में हमें ये 3 सीटें मिली हैं? जी। क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता एकदम उठ के खड़े नहीं हुए? केदारनाथ में जो काम दृढ़ संकल्प के साथ माननीय हरीश रावत जी ने और उनकी सरकार ने किया उसमें क्या कार्यकर्ताओं का जोश नहीं भरा? एक मैसेज पूरे भारतवर्ष में जो दिया राहुल गांधी जी ने, वो एक कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार हुआ है और निश्चित तौर पे जो भी कदम हरीश रावत जी उठाएंगे, हाईकमान उठाएगा, इस उत्तराखंड की जनता का हित के लिए होगा, उनके एक सुखद हित के लिए होगा। जी। दीप ओरा साहब, मुख्यमंत्री को विशेष अधिकार है, वो जिसे चाहे मंत्री बना सकता है, अपने किसी विधायक को भी किसी भी कुर्सी पर बिठा सकता है। मेरा सवाल यही है कि बार बार उन्हें दिल्ली की ओर क्यों मुंह ताकना पड़ता है? ये बातें सही है कि परंपरा के अनुसार अपने आला कमान की भी बात सुननी है, लेकिन वो चीजें नहीं दिखती। मेरा सवाल यही है कि हरीश रावत सरकार, ठीक है, वो अपनी कार्यशैली से लोगों का दिल जीत रहे हैं, लेकिन अभी भी वो पोजीशन हासिल करते नजर नहीं आते हरीश रावत जी की। अगर उन्होंने कह दिया कि ये बात सही है तो सही है। देखिए, जब माननीय हरीश रावत जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे तो बहुत ही चुनौतीपूर्ण इस उत्तराखंड के लिए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति थी। उन्होंने जो भी कदम उठाया वो आगे चल के एक सही साबित हुआ है। अगर वो मंत्री पद के लिए कोई सही कदम आगे उठाना चाहते हैं और उन्होंने निश्चित तौर पे हाईकमान को भी अपनी बात रखी होगी, ऐसा नहीं है, उन्होंने कार्यकर्ताओं की भावना भी रखी होगी, उन्होंने अपने विधायकों की भावना भी रखी होगी, संगठन की बात भी रखी होगी, माननीय किशोर उपाध्याय जी ने भी अपनी बात रखी होगी। ये एक सिस्टम है पार्टी का, तय करेगा हाईकमान। हाईकमान जब चाहेगा कि ये पद रिक्त है, इसको भर दें, और निश्चित तौर पे माननीय हरीश रावत जी और किशोर उपाध्याय जी इस पद को भरोगे। जी। एक अहम सवाल आपसे और है, क्या पीडीएफ कोटे पर भी कैंची चल सकती है? वक्त की डिमांड क्या है, मांग क्या है? बुरे दौर में अक्सर कहते रहे हैं मुख्यमंत्री हरीश रावत की बुरे दौर के साथी हैं पीडीएफ के लोग, उन्हें इतर कर अलग कर नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन अचानक से जब आपकी संख्या 32 से 36 हुई, आपने पूर्ण बहुमत वहां हासिल कर लिया, उसके बाद यही कहा जा रहा है कि पीडीएफ की जरूरत नहीं है। देखिए, माननीय हरीश रावत जी ने और हमारे संगठन के जो मुखिया हैं, प्रदेश अध्यक्ष माननीय किशोर उपाध्याय जी ने अपनी बाइट्स में मीडिया के सामने एक बात रखी है, जो आखिरी उनकी बाइट सबने देखी है, मैंने भी देखी है। उन्होंने अपने साफ तौर पे उन्होंने ये कहा है कि पीडीएफ हमारे बुरे वक्त का साथी है और बुरे वक्त के साथी को हमेशा साथ रखना चाहिए, उसे हटाना नहीं चाहिए जी। और बार बार मैं आपको ये बताना, पहले भी बताया कि एक सिस्टम है, पार्टी का सिस्टम है, ये सब हाईकमान के आगे बात ठीक है, ठीक है, वो बातें अपनी जगह पर सही है। जो आला कमान, हाई कमान जो कहेगा वो आपको मानना पड़ेगा, लेकिन प्रदेश के नेता होने के नाते आप लोगों की भी मंशा तो सामने रखनी चाहिए ना, आप लोगों को भी अपनी मंशा सामने रखनी चाहिए। मेरा सवाल यह बहुत संक्षेप में, क्या पीडीएफ कोटे पर भी कैंची चल सकती है, हाँ या ना? देखिए, ये अभी नामुमकिन है, ये सिर्फ कयासबाजी है, जो भी तय करेगा हाईकमान तय। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए और खरी खरी तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया दीप बोहरा साहब। तो उत्तराखंड में लगातार इस बात को लेकर कयास जारी है कि कौन होगा मंत्री। हरीश रावत मंत्रिमंडल में एक पद अभी भी खाली है, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हो पाया है, नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। लेकिन जिस तरह से हरीश रावत ने दिल्ली में आकर आला कमान से मुलाकात की, माना यह जा रहा है कि नाम क्लियर हो चुका है। अब इस नाम से पर्दा कब उठेगा, ये थोड़ी देखने वाली बात होगी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। ये सब नहीं, अब साफ करें ऑल क्लीन वाइप से, जो ऑयल मार्क्स को भी हटाए और चश्मा बनाए स्पॉटलेस क्लीन। और मोबाइल स्क्रीन भी हो ऑल क्लीन वाइप से साफ करके नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा।
बच्चे। काकी, घर में शौचालय कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट भी खोल ही दो। एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं, और दूसरी तरफ उसे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में शौचालय बनवाओ और इस्तेमाल करो। वहाँ शौचालय। युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने वर्ष 2015-16 को किसान वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है, जिसके अंतर्गत पिछले वर्ष के मुकाबले गेहूं के खरीद मूल्य को बढ़ाकर 1450 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। साथ ही सफाई और उतराई के खर्च से किसानों को मुक्त रखते हुए ये खर्च अब सरकार उठा रही है। यही नहीं, गेहूं की गुणवत्ता में कमी होने पर भारत सरकार ने 10 रुपए 88 पैसे की जो कटौती निर्धारित की है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को इस कटौती के भार से भी मुक्त कर दिया है और इसकी भरपाई खुद कर रही है। गेहूं की खरीद का भुगतान सीधे किसान भाई के बैंक खाते में किया जाएगा। क्रय केंद्र 2 अप्रैल से 15 जून तक सुबह 9 से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे और किसी भी समस्या की शिकायत किसान भाई टोल फ्री नंबर 1800-1800-150 पर कर सकेंगे। हकीकत की जमीन पर कई कदम आगे, उत्तर प्रदेश का युवा नेतृत्व। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ये सब नहीं, अब साफ करें ऑल क्लीन वाइप से, जो ऑयल मार्क्स को भी हटाए और चश्मा बनाए स्पॉटलेस क्लीन। और मोबाइल स्क्रीन भी हो और क्लीन। ऑल क्लीन वाइप से साफ करके नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। हम सिर्फ पढ़ाते नहीं, सिखाते हैं। ख्वाब होंगे आपके, पर उसमें उड़ान भरना सिखाएंगे हम। मीडिया की दुनिया में शोहरत पाने का अगर आप में है जुनून तो कदम बढ़ाइए। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंगलवार को परिवहन विभाग की कई महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास लखनऊ में किया, जिनमें यात्रियों को बेहद कम दाम में शुद्ध और शीतल पेयजल उपलब्ध कराने के लिए वाटर एटीएम के साथ साथ 149 ऑटोमेटिक पूछताछ सेवा केंद्र सहित 25 अत्याधुनिक बस स्टेशन के निर्माण का शिलान्यास किया। इन तमाम योजनाओं में सबसे महत्वपूर्ण वाटर एटीएम योजना है, जिसके तहत बाजार में 20 रुपये में जो पानी का बोतल मिलता है, उसकी गुणवत्ता के पानी को महज 2 रुपये में उपलब्ध कराना इस योजना का लक्ष्य है। इस योजना की शुरुआत लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर वाटर एटीएम लगाकर की गई। योजना का नाम समाजवादी शीतल पेयजल योजना रखा गया है। इस दौरान उनके साथ कई कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सीएम ने परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया। वहीं सीएम ने ग्रामीण इलाकों के लिए 473 लोहिया ग्रामीण बसों के संचालन को परिवहन व्यवस्था के बेहद महत्वपूर्ण करार दिया।
सीएम ने लखनऊ दिल्ली के बीच महिलाओं के लिए चल रही पिंक एक्सप्रेस बस सेवा की भी जमकर तारीफ की। इस तरह से पहले भी जो गांव के बारे में कोई नहीं सोचता था, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की आशीर्वाद और कृपा से इनके आदेशों पर हम लोगों ने ग्रामीण अंचलों को ग्रामीण लोहिया बस सेवा चालू करके आप उनको जन जन तक एक उनको पहुंचाने, गांव गांव तक पहुंचाने का हम लोगों ने काम किया है। कई नई चीजें शुरू की हैं आपने। मुझे खुशी है इस बात की कि आपने महिलाओं के लिए पिंक एक्सप्रेस शुरू किया, जहां आप ड्राइवर को भी ट्रेन करने की, महिला ड्राइवर कैसे हो उस बस में उपलब्ध हो जाए। तो ये खुशी की बात है कि उत्तर प्रदेश में वो बसें चलेंगी जहां महिलाओं को कम से कम ये कॉन्फिडेंस होगा, कम से कम ये भरोसा होगा कि बस में उन्हीं के सहयोगी साथी और महिलाएं ही सब सफर करेंगे। एक स्वच्छ बस का इंतजाम किया है, उसके लिए मैं बधाई देता हूं। तो ताबड़तोड़ योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। 2017 से पहले विकास की तमाम उन धारणाओं को वो साबित करना चाहते हैं जिसका उन्होंने वादा किया था, और इसीलिए कुछ लीक से हटकर वो कोशिश कर रहे हैं, और उन्हीं में से एक है वाटर एटीएम। सीधे रुख करेंगे लखनऊ, जहां पर मौजूद है हमारे संवाददाता अमित। जानना चाहेंगे मुख्यमंत्री ने आज किन किन योजनाओं का शिलान्यास किया, साथ ही क्या कुछ समय सीमा उन्होंने रखा है, इसे पूरी तरह से प्रोग्रेसिव रूप देने के लिए क्या कुछ खाका तैयार किया है मुख्यमंत्री ने? जी सुदामा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर कई महत्वाकांक्षी योजनाओं की शुरुआत की है, शिलान्यास किया है। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो ये है कि गरीबों को 2 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से पीने वाला शुद्ध पानी मिलेगा, जो कि 20 रुपए प्रति बोतल के हिसाब से लोगों को खरीदना पड़ता था। जो गरीब आदमी है वो नहीं खरीदता था, वो वही पानी पीता था, अशुद्ध पानी कई बार पी लेता था, तो उससे उसको बीमारी हो जाती थी। और साथ ही साथ 25 जो है ऐसे अत्याधुनिक बस स्टेशन तैयार किए जाएंगे जो है निश्चित रूप से बड़े ही कारगर साबित होंगे यात्रा के लिए। जो मुख्यमंत्री की जो महत्वाकांक्षी योजना है उसमें परिवहन विभाग को काफी चुस्त और दुरुस्त करने के लिए जो है कई योजनाएं लागू की गई, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो ये है कि अब जो है जितनी भी जानकारी है वो अत्याधुनिक जो स्टेशन होंगे उसके माध्यम से जो यात्री है उनको बड़ी आसानी से मिल जाएगी। साथ ही साथ वाटर एटीएम के माध्यम से पीने का स्वच्छ पानी, शीतल पानी मिलेगा। इतना ही नहीं, जो है और कई ऐसी योजनाएं आज मुख्यमंत्री जी ने जो है लागू की है, उनका शिलान्यास किया है, जिससे यातायात जो व्यवस्था है, परिवहन व्यवस्था है, वो काफी चुस्त और दुरुस्त हो सकती है अगर उनका सही तरीके से क्रियान्वयन कर दिया गया तो। जी, परिवहन से जुड़ी कई योजनाएं लोगों ने देखा है, पूरे देश विदेश में चर्चाएं होती रही, लेकिन वाटर एटीएम जैसे कंसेप्ट शायद पहली बार चर्चा हो रही है, वो भी उत्तर प्रदेश में। वाटर एटीएम का कंसेप्ट क्या है, ये कितने जगहों पर होगा? अगर अकेले लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में ये कितनी जगह पर उपलब्ध होगा, और किस तबके के लोगों के बीच ये ज्यादा पॉपुलर होगा? वाटर एटीएम जो है वो स्वास्थ्य के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। जब शुद्ध पानी और स्वच्छ पानी जो है, शीतल पानी वाटर एटीएम के माध्यम से लोगों को मिलेगा, तो वो 20 रुपए का बोतल क्यों खरीदेंगे। और इसकी शुरुआत 4 बाग जो बस स्टेशन है वहां पर वाटर एटीएम लगा करके आज की गई है। और परिवहन मंत्री जो कैबिनेट है वो दुर्गा प्रसाद यादव, उन्होंने इसका जो है ऐलान किया है कि लखनऊ से इसकी शुरुआत भले हो रही है, लेकिन ये इसका जो है देखा जाएगा कि ये योजना कितनी कारगर साबित होती है, कितना लोगों के लिए मददगार साबित होती है, तो उसके बिहाफ पे इसको आगे बढ़ाने का फैसला किया जाएगा। लेकिन पहले जो नजर में देखा जाए तो ये काफी महत्वपूर्ण है। वाटर एटीएम की जो कॉन्सेप्ट है वो दिल्ली में इससे पहले लागू किया गया है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश में अब पहली बार लागू होने जा रहा है वाटर एटीएम, जिसमें जो है बहुत ही आसानी से लोग स्वच्छ और शीतल पानी पी सकेंगे अपना यात्रा के दौरान। ये बस अड्डों पर ज्यादातर लगाने की जो है इसमें व्यवस्था है, और ये 4 बार से शुरुआत तो की गई, लेकिन अब जल्द ही प्रदेश के तमाम जो बस अड्डे हर जिले में जो हर जिले का जो मेन बस अड्डा है उसमें इसको लगाने का कॉन्सेप्ट है। जी, साथ ही ग्रामीण लोहिया बस सेवा और पिंक एक्सप्रेस बस सेवा जैसी योजनाओं का उन्होंने उद्घाटन किया, शिलान्यास किया। सवाल यह कि इन योजनाओं को मूल रूप देने के लिए क्या कोई समय सीमा भी रखा है सामने? कितनी राशि इस पे खर्च होगी, जरा ये भी बताएं अमित।
निश्चित रूप से समय सीमा की जहां तक बात है, वो समय सीमा के अंदर उसको पूरा करने का पूरा लक्ष्य रखा गया है। और ये 2017 का जो चुनाव, उससे पहले जो है, जो तमाम योजनाएं हैं उनको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। और सरकार की भी मंशा यही है कि जो योजनाएं हैं उनका लाभ सीधे जनता तक पहुंचे, जनता को उसका जो है फायदा मिले। इसलिए 2017 का जो विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी लड़ेगी, उसके लिहाज से भी ये काफी महत्वपूर्ण है। और देखा जाए तो जो लोकसभा चुनाव में करारी हार हुई समाजवादी पार्टी की, उससे भी काफी जो है सरकार के काम करने के तरीके में भी काफी बदलाव आया है। सरकार काफी एक्टिव हुई है और जो जनहित की योजनाएं हैं उनको लागू करने में काफी जो है एक जो है सक्रियता नजर आ रही है। जनहित की योजनाओं को लेकर के काफी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी गंभीर है, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये योजनाएं कितनी कारगर साबित होती है। लेकिन मंशा की बात जहां तक है, तो प्रदेश सरकार की मंशा इसको लेकर साफ है कि आम आदमी जो 20 रुपए प्रति लीटर का पानी नहीं खरीद पा रहा था, वो गंदा दूषित जल पी रहा था, उसके लिए 2 रुपए लीटर पानी उपलब्ध कराया जाए, और निश्चित रूप से अच्छी योजना है। जी, पिंक एक्सप्रेस बस सेवा की भी चर्चा की मुख्यमंत्री ने, कितना कारगर साबित होगा। साथ ही ये बताएं कि बहुत सारी नई बातें सुनने और देखने को मिल रही हैं जो बहुत अच्छी लगती हैं। इन योजनाओं को लागू करने में एक मॉनिटरिंग सेल की जरूरत पड़ेगी जो कम से कम भ्रष्टाचारियों पर ध्यान रख सके, क्योंकि इस तरह की योजनाओं में किस तरह से वारे न्यारे होते हैं इसका अंदाजा लोग लगा सकते हैं। मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर, उनकी नीति और नीयत पर कोई सवाल खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन ये योजनाएं वाकई में मूर्त रूप लेंगी, ये लगता है। वहां की जनता का विश्वास जीता है मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने। जी, निश्चित रूप से मॉनिटरिंग की जरूरत है। मॉनिटरिंग की जरूरत से इनकार नहीं किया जा सकता। जो भ्रष्टाचार की बात आप कर रहे हैं, भ्रष्टाचार तो तमाम योजनाओं के लिए जो है दिमाग का काम करता है, लेकिन जब एक अच्छी धारणा से अच्छा जो है कोई अच्छी योजना लागू की जाती है, जनहित की योजना लागू की जाती है, तो उसमें मुख्यमंत्री का स्वयं जो है उसमें रहता है। मुख्यमंत्री उसको स्वयं देखते हैं कि वो कितनी सक्सेस हो रही है। तो आम आदमी से जुड़ी हुई योजना है, इसको निश्चित रूप से जो है अच्छी तरीके से लागू करने की सरकार की कोशिश है। लेकिन वो कोशिश कितना कारगर साबित होती है, कितना आम आदमी को फायदा उससे होता है, कितना आम आदमी तक ये योजना पहुंचती है, कितने जिलों में जो है वाटर एटीएम लगाए जाएंगे और वाटर एटीएम किस तरीके से जो है कार्य करेंगे, ये सारी चीजें तो आगे आने वाले अमित, संक्षेप में चलते जरा पिंक एक्सप्रेस के बारे में भी बता दीजिए। मुख्यमंत्री ने बड़ी प्रशंसा की है पिंक एक्सप्रेस योजना की। जी, पिंक एक्सप्रेस जो है ये दिल्ली से जो है लखनऊ के बीच सप्ताह में 2 बार चलने वाली एक बस सेवा है, जो निश्चित रूप से महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी सेवा है। इसमें ड्राइवर तो जरूर पुरुष होता है, लेकिन जो परिचालक होते हैं वो महिला होती है, और पूरा महिलाओं के लिहाज से पूरी तरीके से ये बहुत ही अच्छी है। उसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण ये है कि वातानुकूलित बस सेवा है और इसका किराया भी ज्यादा नहीं है। महिलाओं को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था इससे पहले दिल्ली और जो है लखनऊ के बीच जो है मतलब सफर करने में, लेकिन पिंक एक्सप्रेस जो सेवा जो लागू हुई है उससे महिलाओं को काफी सहूलियत हो रही है। जी, चलिए, तो मुख्यमंत्री लीग से हटकर कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में एक अच्छा मैसेज आए। उनके कंसेप्ट की दाद देनी पड़ेगी। साथ ही साथ कम से कम ये बात तो जरूर बनती है कि महिलाओं को लेकर जितने सवाल खड़े होते हैं उत्तर प्रदेश में, एक बार फिर मुख्यमंत्री ने महिलाओं को आश्वस्त करने की कोशिश की है पिंक एक्सप्रेस के जरिए कि वो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में विश्वास करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा पर विश्वास करते हैं, उन्हें सुख सुविधा देने में विश्वास करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए अमित। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। दिमाग तो हवाई जहाज थे। नाना राकेट। हाँ, रॉकेट। राकेट जी कहाँ? अम्मा खेत में आई है। जा रख ले। मुन्नी बीमार जो होने वाली है। बीमार? खुले में शौच करेगी, उस पे मंडराएंगी मक्खियाँ, फिर वही मक्खियाँ तेरे बनाए खाने पर बैठ उसे दूषित करेंगी और मुन्नी को बीमार। घर में शौचालय बनवा और इस्तेमाल कर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। ये सब नहीं, अब साफ करें ऑल क्लीन वाइप से, जो ऑयल मार्क्स को भी हटाए और चश्मा बनाए स्पॉटलेस क्लीन, और मोबाइल स्क्रीन भी हो ऑल क्लीन। ऑल क्लीन वाइप से साफ करके नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा।